ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। धोखे जो खाए मैंने अपनों के साथ रहकर, आँखों से छलके आंसू ये आदत की दुनिया, आऊँगा मैं कैसे जो मर्जी तुम्हारी, दरबां पे लिख दिया है ये इज्जत की दुनिया। कोई कैसे इतनी मुश्किलों और परेशानियों से दो चार होने के बाद इतना कामयाब हो सकता है, जिसके घर पर ही उसके खुद के भाइयों ने साथ ना दिया हो कि वो दूसरे जेंडर की है। ऊपर वाला जिस रंग रूप में इंसान को दुनिया में भेजता है, समाज उसी शक्लो सूरत में अपनाता है। लेकिन डॉक्टर अक्सा के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एक बेहद गरीब फैमिली में पैदा हुई अक्सा कुछ अलग ही थी। जब वो बड़ी हुई तो अक्सा के वालिदैन ने भी और बच्चों की तरह उनका दाखिला पास के एक स्कूल में करवा दिया, जो कि लड़कों का स्कूल था। बचपन में अक्सा के वालिद ने उनका नाम जाकिर रखा था, लेकिन यही नाम उनको बहुत चुभता था, क्योंकि उनका दिल हमेशा खुद को लड़कियों के नजदीक ही पाता था। असल में अक्सा दिखती तो लड़कों की तरह थी, लेकिन उनकी कैफियत लड़कियों की थी। अपने घर परिवार और समाज से उल्टी सीधी बातें सुनना आए दिन की बात हो गई थी। लेकिन अक्सा की इस कैफियत में साथ सिर्फ उनकी माँ ने ही दिया। गरीबी इस कदर थी कि खाने को भी पैसे न थे और घर के अखराजात और पढ़ाई के लिए ज़कात के पैसों पर ही मुनहसर थे। चूंकि अक्सा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और यही वजह है कि रिजल्ट भी उन्होंने शानदार ही दिया। अक्सा ने बहुत पहले ही ठान लिया था कि उन्हें एक डॉक्टर बनना है। उन्होंने तैयारी उसी हिसाब से की थी और कामयाब भी हुई। डॉक्टर बनने का मकसद अक्सा ने इसलिए बनाया कि वो अपना जेंडर बदलवा सके, ताकि कोई उन्हें तीसरे जेंडर का इंसान ना कहे, और साथ ही खिदमत खल्क का ख्वाब और जज्बा उनके दिल में है उसे वो पूरा कर सकें। आइए सुनते हैं अक्सा की दर्दनाक कहानी, उन्हीं की जुबानी। नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद नज़्म इकबाल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। जैसा कि आपको पता है नाज़रीन के हम हर हफ्ते ऐसी खातून को आपसे मिलवाते हैं, आपके रूबरू करवाते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन, जद्दोजहद, जुस्तजू से अपने कामयाबी तक के सफ़र को देखा हो और उसको पूरा किया हो। जो उसने ख्वाब देखे उसको, उसकी ताबीर अपनी जद्दोजहद और अपनी मेहनत, अपनी लगन से उसने हासिल किया हो। हमारे साथ आज डॉक्टर अक्सा शेख खुद मौजूद हैं। उनके जाकिर से डॉक्टर अक्सा शेख तक के सफ़र के बारे में जानेंगे। तो मैम, आपका खैर मकदम हमारे प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। मैम, आप बचपन की यादें ताज़ा कीजिए कि आपका बचपन कैसा रहा, क्योंकि आप भाइयों के बीच में रही, आपने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। जैसे आपने कहा कि मुझे मेरे फैमिली ने एक लड़के के रूप में पाला पोसा और मेरा नाम जाकिर हुसैन था और ऑल बॉयज़ स्कूल में मेरा दाखिला हुआ था। और हर किसी के लिए बचपन की यादें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। हम उन यादों को संजो के रखते हैं और अगली ज़िंदगी में हम इन यादों को टटोलते हैं बार बार और इनकी खूबसूरती से रूबरू होते हैं। लेकिन मेरे केस में जो मेरा बचपन था वो काफ़ी दर्दनाक रहा। एक कश्मकश में, एक उलझन में मुब्तला होकर रहा और हमेशा हर दिन एक यही जद्दोजहद होती थी कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है। ये जो मुझे लग रहा है कि मैं बाकी बच्चों से मुख्तलिफ हूँ, जुदा हूँ, तो ये क्यों है।
क्या ये मेरा वहम है या ये कुछ और है। और उस वक्त क्योंकि ये जो पूरी उलझन थी ये 3 या 4 साल की उम्र से स्टार्ट हो गई थी, और वो काफ़ी एक छोटी उम्र होती है जब आपको कुछ इतनी ज़्यादा फहम नहीं होता, ना ही आप इसको किसी के साथ डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि आपको खुद अंदाज़ा नहीं होता तो आप किससे बात करेंगे। तो यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी कि मुझे ये तो पता था कि मैं दूसरों से मुख्तलिफ हूँ, मुझे ये तो पता था कि कुछ तो अलग है, लेकिन वो क्या है ये ना मुझे उस वक्त समझ में आया था और ना इसके बारे में मैं किसी से बात कर सकती थी। हाँ, ये हम देखते थे कि मैं दूसरे लड़कों से मुख्तलिफ हूँ और मुझे इसके लिए चिढ़ाया जाता था, मुझे अलग अलग नामों से जो है वो पुकारा जाता था, और जिसकी वजह से मेरा बचपन काफ़ी जो है वो इस दर्द में और तकलीफ में ही गुजरा। फप्तियाँ कसी जाती थी। बिल्कुल। और जो मेरे ख्याल से उस हर बच्चे के साथ आज भी होता है जिसका चाल चलन शायद थोड़ा लड़कियों वाला जैसा हो, तो हम देखते हैं कि उनको किन नामों से पुकारा जाता है, और शायद हम इसको हंसी मजाक में लेते हैं, लेकिन उस बच्चे के दिल पर वो जो चीज़ें हैं वो काफ़ी गहरा असर करती है। आज मेरी उम्र 38 साल की है, लेकिन वो 3 साल के जो बच्चे को तकलीफ़ हुई है मुझे आज तक याद है। तो काफ़ी मेरा मुश्किल गुजरा बचपन, और जैसे आपने कहा कि आई वॉज इन एन ऑल बॉय स्कूल, और वहाँ पे भी मैं किसी के साथ अपनी तकलीफ़ नहीं शेयर कर पा रही थी, ना अपने दोस्तों के साथ। दोस्त तो थे नहीं, मतलब जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मैं लड़कों के साथ खेलूँ, मैं अक्सर अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी। तो स्कूल में बिल्कुल ऐसा माहौल था कि मुझे याद है कि रिसेस के दौरान जब अक्सर बच्चे प्लेग्राउंड की ओर भागते हैं तो मैं क्लासरूम में अकेले बैठ के उस वक्त पढ़ाई करती थी। ये तो रही स्कूल की बात, और स्कूल से का सफ़र जो है आपके घर तक के मामलात को देखा। आपके घर में क्या रिएक्शन था जब आपके अम्मी अब्बू या भाइयों में ये पता चला कि मेरी बहन या भाई जो है मेरा भाई, बहन तो नहीं बोलेंगे, अभी बहन हो गई आप, उस टाइम की बात कर रहे हैं कि मेरा भाई हमारी फीलिंग को नहीं समझ सकता, उसकी अलग ही फीलिंग है कुछ, उन लोगों का क्या रिएक्शन था? तो मेरी आइडेंटिटी क्या है, ये मेरे लिए भी एक सवाल था। मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था 17 साल की उम्र में, और ये मेरा 3रा साल था MBBS का, जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उसकी वजह से मेरा BP काफ़ी शूट हो गया था, और उस दौरान मैंने मेडिकल कंसल्टेशन लिया, और इन्हीं सब के चलते हुए फॉर्चुनेटली मेरे ही कॉलेज की साइकेट्री डिपार्टमेंट में मुझे जाने का मौका मिला, और वहाँ वो 1 महीने की जो भी बातचीत हुई, उनके साथ जो काउंसलिंग हुई, उसके दौरान मुझे अपनी आइडेंटिटी का अंदाज़ा हुआ कि इसको हम ट्रांसजेंडर व्यक्ति कहते हैं। और फिर उसके बाद में ये बात जो है वो मेरी अम्मी को बताई गई काउंसलर के ही द्वारा, तो उनके लिए वो ये था कि हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन ये नहीं पता था। अब एक चीज़ होती है कि इसको एक्सेप्ट करना कि ठीक है, आपने जिस बच्चे को 20 साल तक एक लड़के के फॉर्म में पाला है, वो अपने आप को लड़की मानते हैं, और ये बहुत ही इनग्रेन्ड है, यानी कि ऐसा नहीं है कि उनका वहम है। और दूसरा ये होता है कि अब ये अपने आप को चेंज भी करना चाह रहे हैं, अब ये अपना नाम बदलेंगे, ये अब अपनी बॉडी बदलेंगे, ये अब सोसाइटी में लड़के के फॉर्म में नहीं बल्कि लड़की के फॉर्म में होंगे। तो ये एक्सेप्ट करना किसी भी पेरेंट्स के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी, तो उनको तो ये नहीं पता था, लेकिन मदर ने पिछले, मैं कहूँगी कि 18 साल में मेरे साथ उन्होंने भी एक सफ़र किया हुआ है, और ये इंग्लिश का भी सफ़र है और उर्दू का भी सफ़र है जो उन्होंने तय किया मेरे साथ में, और काफ़ी स्लो रहा एक्सेप्टेंस। आज वो मेरे साथ ही हैं, लेकिन एक वक्त ये भी था कि जब मेरे साथ में बाहर जाना भी शायद उनके लिए मुश्किल रहा होगा। तो एक्सेप्टेंस तो मिला, लेकिन ये काफ़ी एक स्लो प्रोसेस रही, और मुझे लगता है कि ये किसी भी पेरेंट के लिए चैलेंजिंग होगा। आखिर अक्सा ही नाम क्यों चुना आपने? क्योंकि अक्सा के लफ्ज़ी माने ही जो है एक मुश्किल ख्वाब के बारे में बताया गया है कि मुश्किल ख्वाब जो बहुत मुश्किल से पूरा हो सके, जिसके ताबीर को हम हासिल कर सकें, उस आखिर अक्सा नाम ही क्यों चुना और किसने चुना? आपका फैसला था ये या किसी और का था?
मुझे याद है कि जब बचपन में मैं मदरसे में पढ़ने जाती थी कुरान सीखने के लिए, तो उस वक्त एक मेरी सहेली होती थी, उसका नाम अक्सा था। बहुत ही इंटेलिजेंट और प्यारी बच्ची थी और मुझे हमेशा लगता था कि काश मैं ये होती, क्योंकि वो एक नेचुरल बॉर्न वुमन है, गर्ल है, तो उसके लिए एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है, जबकि मेरे लिए बहुत जद्दोजहद है। तो तब से ही वो नाम अक्सा जो है वो दिमाग में था। उसके बाद जब फाइनली 3 साल पहले जब मैंने ट्रांजिशन करने की सोची और मुझे एक नई आइडेंटिटी चुननी थी, एक नया नाम चुनना था, तब मेरे पास 2 नाम थे, एक ज़ारा और एक अक्सा। और मैं बहुत कंफ्यूज थी कि इनमें से कौन सा चुनूं। तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि आप मुझे इन दोनों नाम से पुकारिए और देखिए कौन सा ज़्यादा खूबसूरत जो है वो सुनाई देता है। तो इसके ज़रिए भी मैंने चुना। और जैसे आपने कहा कि ये अक्सा नाम के ही माने ऐसे हैं कि एक बहुत ही दूर का ख्वाब या एक कठिन जो है मंजिल है, और कहीं ना कहीं मैं एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हूँ और मस्जिद अल अक्सा का जो स्ट्रगल रहा है उसके साथ अपने आप को काफ़ी उनकी जो तारीख है, हिस्ट्री है, क्योंकि वो भी एक ऐसी चीज़ है जो जिसको बाहरी लोग पजेस करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहती है कि अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हो। तो ये भी एक रीज़न था कि क्यों मैंने अल अक्सा के बेसिस पे ही अक्सा नाम चुना। मैम आप ये बताइए कि आपको कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, कई अवार्ड्स आपके नाम हैं, आपने बहुत मेहनत करी है, जद्दोजहद किया है, पाया भी बहुत कुछ है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है। कोई शिकायत कुदरत से? मेरी काफ़ी शिकायतें रही थी खुदा से, जिसमें से नेचुरली सबसे अहम ये था कि तुमने मुझे ये ज़िंदगी क्यों दी, जिसमें इतने चैलेंजेस हैं और इतनी सारी चुनौतियां हैं। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ट्रांसजेंडर, मेरा जो जन्म हुआ बहुत ही गरीब घर में हुआ था। और मुझे याद है कि पूरे हमारे बचपन में मेरी जो पढ़ाई है या बाकी भी जो घर की ज़रूरियात थी वो ज़कात और सदक़े के ज़रिए ही जो है वो पूरी हो पाई थी। और ये भी एक रीज़न था कि क्यों मेरे लिए सक्सेसफुल होना ज़रूरी था, मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं सक्सेसफुल ना रहूं। मेरी हमेशा खुदा से शिकायत रही कि हम कहते हैं कि वो हर एक को उस लिहाज से इम्तिहान देता है जितनी उनकी सहने की ताकत होती है। तो मुझे हमेशा मैंने दुआ मांगी कि खैर इम्तिहान तो आसान मत करना, लेकिन सब्र बहुत ज़्यादा देना। और शिकायत तो रही कि इतने मुश्किल इम्तिहान क्यों ले रहे हैं खुदा। आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस मिली है, काफ़ी नेम फेम मिला है। और ये जानकर बहुत खुशी होती है जब कोई कहता है कि डॉक्टर अक्सा, हमने आपका इंटरव्यू देखा था और उसके बाद हमको समझ में आया कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन होते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे होती है। क्योंकि अक्सर लोगों की इमेज ये होती है कि जो हिजड़ा कम्युनिटी के लोग हैं, जो शादियों में नाच रहे हैं या सिग्नल पे भीख मांग रहे हैं, यही ट्रांसजेंडर हैं। तो ये एक इमेज अगर बदलने में मेरी कोशिश रही है, तो मुझे लगता है कि यही मेरा सक्सेस है। और रात को जो है उसकी वजह से शायद अच्छे से नींद आती है मुझे। तो शिकायतें तो बहुत सारी थी खुदा से, लेकिन आज की डेट में शुक्र भी बहुत ज़्यादा है कि उसने इस तरह से नवाजा। आपकी पैदाइश मुंबई में हुई, वहीं पली बढ़ी, ज़िंदगी गुजारी आपने। मेरे ख़्याल से 31 साल की उम्र में आप दिल्ली शिफ्ट किए हैं। तो आपने दिल्ली ही क्यों चुना, मुंबई क्यों नहीं? क्योंकि मुंबई के हालात को तो आप बेहतर जान सकती हैं बनिस्बत दिल्ली के। मुंबई में जब मेरी पढ़ाई के दौरान मुझे अपनी आइडेंटिटी से मैं रूबरू हुई और फिर मैंने ये फ़ैसला लिया था कि अब मुझे चेंज करना है अपने आप को। लेकिन मेरी फैमिली उसके लिए रेडी नहीं थी और ना ही वो चाहते थे कि इसके बारे में किसी को पता हो। तो ऐसे सिचुएशन में मुंबई में उस माहौल में रहकर वो करना बड़ा ही चैलेंजिंग था, बहुत मुश्किल था। तो मेरे लिए ये हिजरत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं मुंबई छोड़कर, जो कि मेरा घर रहा 27 साल तक, उसको छोड़कर किसी और शहर में जाऊँ। लेकिन हिजरत सुन्नत भी है और शायद इसी में खैर भी है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली जाऊं, जो कि शायद मुंबई जितना ही बड़ा शहर है और हालांकि उतना कॉस्मोपॉलिटन या मॉडर्न आउटलुक वाला ना माना जाए, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पे मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकती थी। और इसमें ख़ास बात ये भी थी कि दिल्ली में मेरा कोई जानने वाला नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था।
तो मेरे लिए ऐसा था कि मैं अपनी ज़िंदगी का जो नया सफ़र है, नई जिंदगी की वो शुरुआत। बिल्कुल यहाँ से शुरुआत करूँ। और मुझे याद है मैं बस एक सूटकेस लेके यहाँ पहुँची थी। आज 11 साल हो गए मुझे दिल्ली में, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 11 सालों का सफ़र जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। दिल्ली ने मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जो शायद मुंबई नहीं दे पाता, चाहे वो नेटवर्क हो या मीडिया हो या सक्सेस हो, और बहुत प्यारे दोस्त, बहुत प्यारे दोस्त। तो मैं तो बहुत खुश हूँ दिल्ली शिफ्ट करके। आपने कहा कि आपकी अम्मी आपके साथ है, आपके अब्बू नहीं रहे, भाइयों से बातचीत होती है? जैसे मैंने कहा कि किसी भी फैमिली के लिए एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ होती है यही कि एक्सेप्ट करना कि उनका बच्चा या उनका भाई बहन जो है वो ट्रांसजेंडर पर्सन है। और यही चैलेंज मेरी फैमिली के लिए भी रहा, चाहे वो मेरी मदर के लिए हो या चाहे मेरे दोनों भाइयों के लिए हो। और ये पिछले 10-15 साल का जो उनका सफ़र है उसमें मैं यही कहूँगी कि एक्सेप्टेंस का लेवल बढ़ा है। कहीं ना कहीं शायद एक्सेप्टेंस मिल भी रहा है, लेकिन जिस किस्म से मुझे चाहिए था और जितना मैं चाहती थी उतना नहीं मिल पाया। तो वो एक दर्द तो दिल में रहेगा ही कि शायद मुझे 2 भाइयों की कमी आज भी महसूस होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये खुशी है कि शायद मैं उनका एक दुखी भाई होने की जगह एक खुश और कामयाब बहन हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे खुद को वो सुकून अगर होगा तभी मैं वो प्यार और खुशी जो है वो दूसरों को भी बांट सकती हूँ। तो हाँ, एक्सेप्टेंस कम है फैमिली की तरफ से, और ये चैलेंज मेरे ख्याल से हर ट्रांसजेंडर व्यक्ति को झेलना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक हमें थोड़ा सा सेल्फिश भी होना पड़ता है कि हम अगर हैं और अगर हम खुश हैं तो अपने घर वाले भी उन्हें शायद देखकर खुश रहेंगे। वहीं अगर मैं डिप्रेस्ड रहूं या सुसाइडल रहूं तो चाहे मैं जिस भी फॉर्म में रहूं, लड़के या लड़की के फॉर्म में, तो आपके घर वालों को उसमें कैसे खुशी हासिल हो सकती है। दर्द, शिद्दत की कोई इंतहा नहीं है दोस्तों। आज मेरे भी आंसू निकल आए। मैं शायद बहुत इमोशनल आदमी हूँ, इमोशंस रोक नहीं पाया। ज़िंदगी सबकी होती है, लाइफ सबका होता है, ख्वाहिशें सबकी होती हैं, लेकिन फैमिली अगर इग्नोरेंस फैमिली की तरफ से हो, और ख़ास तौर पे अपने भाई बहनों के ज़रिए जिसके एक ही माँ बाप हैं, आज जिस तरह से समाज के सामने इन्होंने अपनी कामयाबी पेश की और किस तरह से जद्दोजहद, क्या किस गरीबी से, गुर्बत से उठ के, बताइए ज़कात के पैसे से पढ़ाई करके कोई इंसान इतना कामयाब बन सकता है, अपने कमज़ोरी को एक हथियार बना के किस तरह से कामयाब बन सकता है, ये आज जीता जागता आपके पास सामने मिसाल है डॉक्टर अक्सा शेख के रूप में। तो मैं फिर से मुखातिब हूँगा। अब मैं कुछ खुशी की बात कर लूँ। अब ये बताइए कि आपके ख्वाब जो हैं वो ये हैं कि आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, और कर भी रही हैं, डॉक्टर हैं तो सोसाइटी में ही बैठना है आपको। कई चैरिटी चलाती हैं आप, समाज के लिए बहुत सारे, जैसे लॉकडाउन के दरमियान आपने बहुत सारा काम भी किया है, जिसकी वजह से आपको कई इदारों ने अवार्ड से भी नवाजा है। आपके ख्वाब क्या हैं? ये जो सवाल है इसको मैं अक्सर खुद अपने आप से भी पूछती हूँ, और मैं बहुत ही ऑनेस्टली आज ये इंटरव्यू दे रही हूँ, और शायद इतने ऑनेस्टली मैंने पहले कभी बात नहीं की। लेकिन ये रोज़ हम जैसे ट्रांसजेंडर लोग हैं, मैं एक ज़माने में, एक वक्त में सुसाइडल थी। मैं चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी आज ही ख़त्म हो जाए, और अक्सर मुझ जैसे लोग और मैं भी अपनी ज़िंदगी को एक दिन के तौर पे जीते हैं कि आज का दिन निकल जाए, आज का दिन कोई बहुत बड़ा दुख या दर्द ना मिले, और फिर कल उठ के देखते हैं कि क्या करना है। तो मैंने बहुत ज़्यादा दूर के ख्वाब कभी देखे नहीं।
मुझे याद है कुछ साल पहले जब मैंने सुसाइड करने की सोची थी, उसके बाद से जो मैंने ज़िंदगी जी है वो मेरे लिए एक बिल्कुल नई ज़िंदगी है, एक बिल्कुल नया सफ़र है। और हर एक दिन जो मुझे मिला है उसके बाद तो मुझे लगता है कि ये एक एक्स्ट्रा लाइफ है मेरे लिए। तो जैसे मैंने कहा कि मैं हर दिन को बस उस दिन के लिए सोचती हूँ कि आज का दिन निकल जाए और आज के दिन मैं ऐसे कुछ काम करूँ कि जिसमें मैं भी खुश रहूँ और किसी का फ़ायदा हो, मैं किसी को नुकसान ना पहुँचाऊँ। लेकिन जैसे आपने कहा कि ख्वाब क्या है, तो क्योंकि मैं अपने आप को एक औरत के फॉर्म में देखती हूँ तो कभी कभी मुझे लगता है मैं भी एक आम औरत की तरह हूँ जो सोचती है कि शायद मेरी भी शादी हो जाए, कि मेरे भी बच्चे हों, मेरी भी एक फैमिली हो, मेरे इन लॉज हों, मेरे घर वाले साथ में हों, जो कि मुझे नहीं मिला कभी ज़िंदगी में। वहीं पे मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि जब खुदा ने इतना नवाजा और खुदा ने इतना ज़्यादा जो है नेम फेम और सक्सेस दिया जिसको शायद मैं नहीं डिज़र्व करती हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत ही एक सेल्फिश सोच होगी कि मैं सिर्फ इसको अपने फैमिली तक ही रखूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो है वो जिससे चाहे काम ले ले, तो मुझे लग रहा है कि उसने अगर मुझे चुना है ये काम लेने के लिए। आपने बताया कि लॉकडाउन में 2020 हम सब के लिए बहुत मुश्किल गुजरा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम के ज़रिए जो है, मुझे याद है हमने फंड रेजिंग की थी लास्ट टाइम और 70 लाख रुपीज़ के हम फंड जो हैं वो लोगों तक पहुँचा पाएँ और हज़ारों लोगों की जो है मदद कर पाएँ। आज भी हमने एक NGO स्टार्ट किया हुआ है ह्यूमन सॉलिडारिटी फाउंडेशन के नाम से, जिसके ज़रिए हम एक चैरिटेबल क्लिनिक चला रहे हैं और फूड किट्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो कभी कभी लगता है कि ये काम जो खुदा ले रहा है हमसे, ये इतना बड़ा काम है कि शायद फैमिली ना होना ये उसके लिए उसके सामने एक बहुत ही छोटा सेक्रीफाइस है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चाहे आपको जितने अवार्ड्स मिल जाएं, चाहे आपके जितने भी फॉलोअर्स हों सोशल मीडिया पे, चाहे आपके जितने इंटरव्यूज़ आ जाएं, जब आप सोते हो तो एक तन्हाई हमेशा रहती है और वो चुभती है, वो कचोटती हैं, वो होता है। तो ये तो ख्वाब है बहुत ज़्यादा कि खुदा आगे की भी ज़िंदगी में हमसे सारे काम लेते रहे, लेकिन ये भी एक दुआ है कि दिल का सुकून भी मिल जाए। मैम आप एक मजहबी सवाल है कि समाज ने आपके साथ जो भी किया, आप उसको रिटर्न जो है एक कांटे दिए आपने उसे, उसकी तरफ फूल के तौर पे जो है पेश कर रही हैं। लेकिन आप जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं, इस्लाम से, मुसलमानों का रवैया आपके लिए कैसा रहा और इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? जैसे मैंने बताया कि मैं बचपन में मदरसे में मेरी जो कुरान की पढ़ाई थी वहाँ पे हुई और मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा मज़हब की तरफ मेरा रुझान रहा। मुझे याद है कि 10 साल की उम्र में मैंने अपना पहला एतिकाफ़ किया था, शायद 3 या 4 साल की उम्र से मैंने मुकम्मल रमज़ान के रोज़े रखे और मुझे याद नहीं कि आज तक कभी एक छूटा हो। और उसी साल मतलब बचपन से ही मेरा जो है तबलीगी जमात के साथ भी काफ़ी ताल्लुक़ रहा और ये कॉलेज तक भी चला। और कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न था कि क्यों मेरे लिए ये कश्मकश बहुत ज़्यादा रही, क्योंकि हम अक्सर कुरान में जो है कौम लूत का ज़िक्र सुनते हैं और इस्लाम में भी जो एक्सेप्टेंस है नहीं है उसकी तो हम बाद में बात करें, लेकिन मुस्लिम समाज में शायद इसके लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, भले ही मज़हब इसके बारे में जो भी कहता हो। तो एक वहाँ से भी जो है मेरे लिए एक चैलेंज रहा था। और जैसे हम कहते हैं कि खुद आप अंदर से जब सेटिस्फाइड ना हो कि हम जो काम कर रहे हैं ये कोई गुनाह तो नहीं है, क्या ये सही है, तो ये जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं थी तब तक मैंने कदम उठाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और मुझे याद है कि जब मैंने उम्रा किया था, और जब हम उम्रा करते हैं तो आप सभी जो है वो एक ख़ास किस्म के लिबास में होते हैं कि एक सफ़ेद कपड़ा है जो कि अनस्टिच्ड है, बिना सिला हुआ है, और उस एहराम में जो है आपका कंधा खुला होता है। तो इमेजिन कीजिएगा कि कोई ऐसा शख्स जो अपने आप को औरत ही आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन उनका जिस्म क्योंकि खुदा ने जो है थोड़ा मर्दों जैसा बनाया है, तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा कि वो अपने आप को एक्सपोज करें उन लाखों लोगों के दरमियान। तो मुझे याद है कि उस उम्रे के दौरान मेरे लिए काफ़ी वो तकलीफ़ वाला मोमेंट रहा कि आप जो है, क्योंकि वहाँ भी मेल फीमेल सेग्रीगेशन होता है,
तो मैंने एक दुआ मांगी थी कि खुदा जब अगली बार मुझे अपने घर पे बुलाना तो एक मुकम्मल औरत के रूप में बुलाना, ना कि इस तरह, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला मौका है, जबकि ये होना चाहिए था बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला मौका कि आप अपने खुदा के घर में हैं। तो ये मेरे लिए एक काफ़ी लंबी जर्नी रही। मैंने बहुत ज़्यादा जितने भी फतवे हैं इसके ऊपर, चाहे वो शिया स्कूल के हों या सुन्नी स्कूल के हों, उनको स्टडी किया। और व्हेन फाइनली मेरा खुद का सेटिस्फैक्शन था कि नहीं, मैं जो करने जा रही हूँ वो ठीक है, तब मैंने ये कदम उठाया। और मुझे याद है कि इसके बाद में जो मुझे सुकून मिला, और शायद मैं रिलीजन के और ज़्यादा करीब आ गई। अभी जहाँ हमारा क्लिनिक चलता है वो जाकिर नगर का एरिया है, वो मेरे पुराने नाम के ऊपर ही है, और ये पूरा एक मुस्लिम कम्युनिटी है जिसको हम सर्व कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस और प्यार लोगों की तरफ से मिलता है, तो ये देखकर काफ़ी खुशी भी मिलती है। और मुझे लगता है दूसरे मुस्लिम ट्रांसजेंडर्स जो हैं, जो इस जर्नी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी हौसला अफजाई होती है। दिल्ली ही रहना या मुंबई लौटना भी है? मैं फ़िलहाल अपने आप को दिल्ली वाली ही कंसिडर करती हूँ। हालांकि नेचुरली जहाँ जिस शहर में आपने ज़िंदगी के 27 साल और ख़ास तौर से अपना एग्जैक्टली वही गुजारा हो, तो उसके साथ एक लगाव तो रहता ही है, और वो शायद उम्र भर रहेगा। लेकिन मेरे लिए मुंबई जाना अपने पुराने दर्द के साथ रूबरू होना है, और साथ ही ये भी है कि शायद पता नहीं लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं लास्ट टाइम जब मुंबई गई थी, मैं अपने घर नहीं जा पाई थी, मैंने होटल में स्टे किया था, और वहीं से मैं वापस दिल्ली लौट आई थी। तो मेरे लिए ये सफ़र मुश्किल रहेगा, लेकिन उम्मीद है कि कभी ना कभी इसको भी करें। अल्लाह करे कि आपकी मुराद पूरी हो। हम तो चाहते हैं कि आप जिस सफ़र में चली हैं वो सफ़र आपका आसान हो और जल्दी से जल्दी इस मंजिल को पा सकें। मैम, कुछ मैसेज आप देना चाहेंगी ऐसे वालिदैन को, ऐसे गार्जियन को? अगर हम कुरान में भी देखें तो वो कहता है कि आपके जो बच्चे हैं और आपका जो माल है, ये आपके लिए आजमाइश है, ये आपके लिए एक ट्रायल है। और मुझे लगता है जो खुदा ने औलाद हमको दी हुई है, ये हम कहते हैं ना कि फूलों की तरह मानिंद हैं, कि जिनकी खुशबू, रंग, किस्म अलग अलग है। तो ये सोचना कि सारे एक किस्म के होंगे या एक खुशबू वाले होंगे, ये गलत सोच है। तो हो सकता है जैसे किसी के बच्चे डिसेबिलिटी वाले हों, किसी के बच्चे में कोई और चैलेंज हो, लेकिन है वो आपकी औलाद, है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो वो जैसे हैं उनको वैसे ही अपनाएं, उनको एक्सेप्ट करें और उनको बहुत ज़्यादा प्यार दें, और आप देखिएगा कि फिर उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है। और जब वो खुश होंगे तो आप भी उनके साथ खुश होंगे। तो मेरा यही मैसेज है कि देखिए, हर एक के बच्चे अलग होते हैं, हर किस्म से अलग होते हैं, वो जैसे भी हों उनको आप एक्सेप्ट कीजिए, उनको बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, तभी वो भी खुश रह पाएंगे और आप भी खुश रह पाएंगे। डॉक्टर मैम, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम को आज एक नई मंजिल मिली है। अच्छा लगा बात करके, बहुत अच्छा लगा। मैं भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ डीडी उर्दू की और आपकी भी, कि और खुशी इस बात की है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए मेरी आवाज़ और मेरी ज़िंदगी की जो कहानी है वो लाखों लोगों तक पहुँचेगी, और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये कहानी कई दिलों को छुएगी, और बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर बच्चे होंगे, इंसान होंगे और उनकी फैमिलीज़ होंगी, उन तक ये कहानी पहुँचेगी, और इससे शायद आगे आने वाली जो दुनिया है वो थोड़ी और ज़्यादा खूबसूरत होगी। तो मेरी तरफ से भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने भी वक्त निकाला और मुझसे बात की और मेरी कहानी को लाखों लोगों तक पहुँचाया। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे डॉक्टर अक्सा शेख से, जो कि एक ट्रांसजेंडर महिला हैं, ख़ातून हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन, जद्दोजहद से कामयाबी के सफ़र को देखा और उसको मुकम्मल किया। इस प्रोग्राम का अख्ताम इस शेर के साथ के रात की स्याही से ही एक रोज़ सितारा निकलेगा, इसी बेचैन समंदर से ही एक रोज़ किनारा निकलेगा। तो नाज़रीन, हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त अगले हफ्ते तक के लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।